अध्याय 17 स्वराजवादियों का उदय, समाजवादी विचार, क्रांतिकारी गतिविधियां और अन्य नए बल। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य की उत्पत्ति, स्वराजवादी और नो चेंजेस दल। गांधी की गिरफ्तारी मार्च 1922 के बाद राष्ट्रवादी रैंकों में विघटन, अव्यवस्था और मनोबल गिर गया। संक्रमण काल यानी आंदोलन के निष्क्रिय चरण के दौरान क्या करना है, इस पर कांग्रेसियों के बीच बहस शुरू हो गई। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान के नेतृत्व में एक वर्ग विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करना चाहता था ताकि राष्ट्रवादी इन विधानसभाओं की बुनियादी कमजोरियों को उजागर करने के लिए उनमें प्रवेश कर सके और इन परिषदों को राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए उपयोग कर सके। उमंग, वे चाहते थे, दूसरे शब्दों में, इन परिषदों को समाप्त या संशोधित करें, अर्थात यदि सरकार ने राष्ट्रवादियों की मांगों का जवाब नहीं दिया तो वे इन परिषदों के कामकाज में बाधा डालेंगे। विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वालों को स्वराजिस्ट के रूप में जाना जाने लगा, जबकि सी राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में विचारों को नो चेंजेस के रूप में जाना जाने लगा। नो चेंजेस ने परिषद में प्रवेश का विरोध किया, रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और बहिष्कार और असहयोग जारी रखने और निलंबित सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए शांत तैयारी की वकालत की। विचार के दो स्कूलों के बीच परिषद में प्रवेश के सवाल पर मतभेद के परिणामस्वरूप कांग्रेस के गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में परिषदों को समाप्त करने या सुधारने के स्वराजवादियों के प्रस्ताव की हार हुई। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी या केवल स्वराजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसमें सीआर दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिवों में से एक थे। स्वराजवादियों के तर्क। स्वराजवादियों के पास परिषदों में प्रवेश की वकालत करने के अपने कारण थे। परिषदों में प्रवेश करने से गैर को नकारा नहीं जाएगा। सहयोग कार्यक्रम, वास्तव में, यह अन्य माध्यमों से आंदोलन को आगे बढ़ाने जैसा होगा, एक नया मोर्चा खोलेगा। राजनीतिक शून्यता के समय में परिषद का काम जनता को उत्साहित करने और उनका मनोबल बनाए रखने का काम करेगा। राष्ट्रवादियों का प्रवेश सरकार को परिषदों में अवांछनीय तत्वों से भरने से रोकेगा जिनका उपयोग सरकारी उपायों को वैधता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। परिषदों को राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन के क्रमिक परिवर्तन के लिए परिषदों को अंग के रूप में उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। नो चेंजेस तर्क। नो चेंजेस ने तर्क दिया कि संसदीय कार्य रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा, क्रांतिकारी उत्साह की हानि और राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देगा। सविनय अवज्ञा के अगले चरण के लिए रचनात्मक कार्य सभी को तैयार करेगा। असहमति पर सहमति। हालांकि दोनों पक्ष 1907 प्रकार के विभाजन से बचना चाहते थे और गांधी के संपर्क में रहे जो जेल में थे। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त मोर्चा लगाने के महत्व को भी महसूस किया। सरकार को सुधारों को लागू करने के लिए मजबूर करने के लिए एक जन आंदोलन, और दोनों पक्षों ने एक संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चे के गांधी के नेतृत्व की आवश्यकता को स्वीकार किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1923 में दिल्ली में हुई एक बैठक में समझौता हुआ। स्वराजवादियों को कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। स्वराजवादियों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को केवल एक अंतर के साथ स्वीकार किया कि वे विधान परिषदों में शामिल होंगे। नवगठित केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव नवंबर 1923 में होने थे। चुनाव के लिए स्वराजवादी घोषणा पत्र अक्टूबर 1923 में जारी किया गया। स्वराजवादी घोषणा पत्र ने एक मजबूत साम्राज्यवाद विरोधी लाइन ली।
सामने रखे गए बिंदु इस प्रकार थे। भारत पर शासन करने में अंग्रेजों का मार्गदर्शक उद्देश्य अपने देश के स्वार्थी हितों में निहित था। तथाकथित सुधार एक जिम्मेदार सरकार देने के ढोंग के तहत उक्त हितों को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक अंधे थे। वास्तविक उद्देश्य भारतीयों को स्थायी रूप से ब्रिटेन के अधीन रहने की स्थिति में देश के असीमित संसाधनों का शोषण जारी रखना था। स्वराजवादी राष्ट्रवादी मांग पेश करेंगे। परिषदों में स्वशासन की अगर यह मांग खारिज कर दी गई तो वे एक नीति अपनाएंगे। परिषदों के माध्यम से शासन को असंभव बनाने के लिए परिषदों के भीतर एक समान, निरंतर और लगातार रुकावट। इस प्रकार हर उपाय पर गतिरोध पैदा करके परिषदों को भीतर से नष्ट कर दिया जाएगा। गांधी का रवैया। गांधी शुरू में परिषद में प्रवेश के स्वराजवादी प्रस्ताव के विरोध में थे, लेकिन फरवरी 1924 में स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा होने के बाद वह धीरे धीरे स्वराजवादियों के साथ सुलह की ओर बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि परिषद में प्रवेश के कार्यक्रम का जनता का विरोध उल्टा होगा। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजवादियों ने 141 निर्वाचित सीटों में से 42 और एक स्पष्ट जीत हासिल की थी। मध्य प्रांतों की प्रांतीय विधानसभा में बहुमत। विधायिकाओं में उदारवादियों और जिन्ना और मालवीय जैसे निर्दलीय लोगों के सहयोग से उन्होंने बहुमत हासिल किया। स्वराजवादियों ने जिस साहसी और समझौता न करने के तरीके से काम किया, उससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे औपनिवेशिक प्रशासन का एक और अंग नहीं बन जाएंगे। 1924 के अंत में क्रांतिकारी आतंकवादियों और स्वराजवादियों पर सरकार की कार्रवाई हुई। इससे गांधी नाराज हो गए और उन्होंने स्वराजवादियों की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करके उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। दोनों पक्ष 1924 में एक समझौते पर आए। दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में इस बात का समर्थन किया गया कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता केवल गांधी ने ही की थी, कि स्वराजवादी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में परिषदों में काम करेंगे। परिषदों में स्वराजवादी गतिविधि धीरे धीरे व्यापक सांप्रदायिक दंगों के कारण स्वराजवादी स्थिति कमजोर हो गई थी और स्वयं स्वराजवादियों के बीच सांप्रदायिक और उत्तरदायी गैर प्रतिक्रियावादी लाइनों पर विभाजन हो गया था। स्वराजवादियों को विभाजित करने की सरकार की रणनीति नरमपंथी से अधिक उग्रवादी मुसलमानों में से हिंदू सफल रही। स्वराजवादियों ने कई मुसलमानों का समर्थन खो दिया जब पार्टी ने बंगाल में जमींदारों के खिलाफ काश्तकारों के कारण का समर्थन नहीं किया। ज्यादातर काश्तकार मुसलमान थे। सांप्रदायिक हितों ने भी पार्टी में प्रवेश किया। 1925 में सीआर दास की मृत्यु ने इसे और कमजोर कर दिया। स्वराजवादियों के बीच प्रतिक्रियावादियों लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी। इसके अलावा वे तथाकथित हिंदू हितों की भी रक्षा करना चाहते थे। सांप्रदायिक तत्वों ने मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं पर, जो परिषद में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे, हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, जबकि मुस्लिम संप्रदायवादियों ने स्वराजवादियों को मुस्लिम विरोधी कहा। इस प्रकार स्वराजवादी पार्टी के मुख्य नेतृत्व ने सामूहिक सविनय अवज्ञा में विश्वास दोहराया और मार्च 1926 में विधायिकाओं से वापस ले लिया, जबकि स्वराजवादियों का एक अन्य वर्ग 1926 के चुनावों में एक पार्टी के रूप में अस्त व्यस्त हो गया और पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने केंद्र में 40 और कुछ सीटों पर जीत हासिल की। मद्रास में सीटें लेकिन संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में रूट की गईं। 1930 में पूर्ण स्वराज पर लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के परिणामस्वरूप स्वराजवादी अंततः बाहर चले गए। उपलब्धियों। आय। गठबंधन सहयोगियों के साथ उन्होंने बजटीय अनुदान से संबंधित मामलों पर भी कई बार सरकार को वोट दिया और स्थगन प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने स्वयं पर शक्तिशाली भाषणों के माध्यम से आंदोलन किया। सरकार, नागरिक स्वतंत्रता और औद्योगिकरण।
विठलभाई पटेल सेंट्रल के स्पीकर चुने गए। 1925 में विधानसभा 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की हार एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, जिसका उद्देश्य सरकार को अवांछित और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने के लिए सशक्त बनाना था, क्योंकि सरकार समाजवादी और साम्यवादी विचारों के प्रसार से चिंतित थी और का मानना कि ब्रिटिश और कमिंटन द्वारा भेजे जा रहे अन्य विदेशी कार्यकर्ताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही थी। अपनी गतिविधियों से उन्होंने राजनीतिक शून्य को भर दिया। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी ताकत की भरपाई कर रहा था, उन्होंने मोंटफोर्ड योजना के खोखलेपन को उजागर किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि परिषदों का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। कमियां आए। स्वराजवादियों के पास विधायिकाओं के अंदर अपने उग्रवाद को बाहर के जन संघर्ष के साथ समन्वयित करने की नीति का अभाव था। वे जनता के साथ संवाद करने के लिए पूरी तरह से समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग पर निर्भर थे। एक बाधावादी रणनीति की अपनी सीमाएं थीं। परस्पर विरोधी विचारों के कारण वे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बहुत दूर नहीं जा सके, जिसने उनकी प्रभावशीलता को और सीमित कर दिया। वे सत्ता और पद के भत्तों और विशेषाधिकारों का विरोध करने में विफल रहे। वे बंगाल में किसानों के हितों का समर्थन करने में विफल रहे और मुस्लिम सदस्यों के बीच समर्थन खो दिया जो किसान समर्थक थे। नो चेंजेस द्वारा रचनात्मक कार्य। नो चेंजेस ने खुद को रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया, जिसने उन्हें जनता के विभिन्न वर्गों से जोड़ा। जहां आदिवासियों और निचली जातियों, विशेषकर गुजरात के खेड़ा और बारडोली क्षेत्रों में के बीच युवा पुरुषों और महिलाओं ने काम किया, वहां आश्रम बने और चरखे और खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए जहां छात्रों को गैर औपनिवेशिक वैचारिक ढांचे में प्रशिक्षित किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता दूर करने, विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार और बाढ़ राहत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने सविनय अवज्ञा की रीढ़ के रूप में सक्रिय आयोजकों के रूप में कार्य किया। रचनात्मक कार्य की आलोचना। राष्ट्रीय शिक्षा से शहरी निम्न मध्यम वर्ग को लाभ हुआ और केवल अमीर किसान। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उत्साह आंदोलन के उत्साह में ही सामने आया। निष्क्रियता में डिग्री और नौकरी का लालच छात्रों को अधिकारी तक ले गया। स्कूल और कॉलेज। खादी को लोकप्रिय बनाना एक कठिन कार्य था क्योंकि यह आयातित कपड़े से महंगा था। के सामाजिक पहलू के बारे में प्रचार करते हुए अस्पृश्यता, भूमिहीनों और कृषि मजदूरों की आर्थिक शिकायतों पर कोई जोर नहीं दिया गया, जिनमें ज्यादातर अछूत शामिल थे। हालांकि स्वराजवादियों और नो चेंजेस ने काम किया। अपने अलग अलग तरीकों से वे एक के साथ सर्वोत्तम शर्तों पर रहे। एक और जब भी समय परिपक्व हो एकजुट करने में सक्षम थे। एक नए राजनीतिक संघर्ष के लिए नई ताकतों का उदय, समाजवादी विचार, युवा शक्ति, ट्रेड यूनियनवाद। 20वीं सदी का तीसरा दशक आधुनिक भारतीय इतिहास में एक से अधिक तरीकों से एक ऐतिहासिक युग है, जबकि एक और इस अवधि ने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय जनता के प्रवेश को चिन्हित किया। दूसरी ओर इस अवधि में राष्ट्रीय परिदृश्य पर मुख्य राजनीतिक धाराओं का मूल क्रिस्टलीकरण देखा गया। इन विविध राजनीतिक धाराओं की उत्पत्ति आंशिक रूप से सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन के दृश्य पर आने के कारण हुई, क्योंकि उन्होंने इसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस दौरान भारतीय राजनीतिक विचारकों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव चरण भी पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट था। 1920 के दशक के दौरान उभरने वाली नई ताकतों में निम्नलिखित विचार और आंदोलन शामिल थे। मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों का प्रसार।
मार्क्स और समाजवादी विचारकों के विचारों ने कई समूहों को समाजवादी और कम्युनिस्ट के रूप में अस्तित्व में आने के लिए प्रेरित किया। इन विचारों के परिणामस्वरूप कांग्रेस के भीतर एक वामपंथ का उदय हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया। सोवियत क्रांति से प्रेरित और गांधीवादी विचारों और राजनीतिक कार्यक्रम से असंतुष्ट इन युवा राष्ट्रवादियों ने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बीमारियों के लिए क्रांतिकारी समाधान की वकालत करना शुरू कर दिया। ये युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादियों और नो चेंजेस दोनों के आलोचक थे। पूर्ण स्वराज्य के नारे के रूप में अधिक सुसंगत साम्राज्यवाद विरोधी लाइन की वकालत की। पूर्ण स्वराज्य आजादी एक जागरूकता से प्रभावित थे, हालांकि अभी भी अस्पष्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय धाराओं की राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया और साथ ही पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा आंतरिक वर्ग उत्पीड़न का सवाल उठाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन 1920 में ताशकंद, अब उज्बेकिस्तान की राजधानी में एमएन रॉय, अबानी मुखर्जी और अन्य कमिंटन की दूसरी कांग्रेस के बाद एमएन रॉय भी कमिंटन के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1924 में कई कम्युनिस्ट ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता कानपुर बोल्शेविक साजिश मामले में जेल गए थे। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन ने भाकपा की नींव को औपचारिक रूप दिया। 1929 में सरकार ने कम्युनिस्टों पर कार्रवाई की। 31 प्रमुख कम्युनिस्टों, ट्रेड यूनियनवादियों और वामपंथी नेताओं की गिरफ्तारी और मुकदमे के परिणामस्वरूप मेरठ में प्रसिद्ध मेरठ षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया था। पूरे देश में मजदूरों और किसानों की पार्टियों का गठन किया गया और उन्होंने मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों का प्रचार किया। यह सभी कम्युनिस्ट समूह और मजदूर और किसान दल राष्ट्रीय आंदोलन के अभिन्न अंग बने रहे और कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। भारतीय युवाओं की सक्रियता हर तरफ छात्र संघ स्थापित हो रहे थे और छात्र सम्मेलन हो रहे थे। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। किसानों के आंदोलन, संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन, काश्तकारी कानूनों में संशोधन, कम लगान, बेदखली के खिलाफ सुरक्षा और ऋणग्रस्तता से राहत के लिए थे। इसी तरह के किसान आंदोलन आंध्र के रंपा क्षेत्र, राजस्थान में बंबई और मद्रास के रैयतवाड़ी क्षेत्रों में हुए। गुजरात में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल 1928 ने किया था। ट्रेड यूनियनवाद का विकास ट्रेड यूनियन आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने किया था। 1920 में कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल इसके महासचिव थे। तिलक भी गतिशील आत्माओं में से एक थे। 1920 के दशक के दौरान प्रमुख हड़तालों में खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, जमशेदपुर बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स, इसमें 1,50,000 कर्मचारी शामिल थे और 5 महीने तक चले, और बकिंघम कर्नाटक मिल्स शामिल थे। 1928 में 5 लाख श्रमिकों को लेकर कई हड़तालें हुई। 1923 में भारत में पहला मई दिवस मद्रास में मनाया गया था। जातीय आंदोलन पहले के समय की तरह भारतीयों के विविध अंतर्विरोध, जाति संघों और आंदोलनों में समाज को अभिव्यक्ति मिली। यह आंदोलन विभाजनकारी, रूढ़िवादी और कभी-कभी संभावित रूप से कट्टरपंथी हो सकते हैं, और इसमें शामिल हैं जस्टिस पार्टी मद्रास, पेरियार के तहत स्वाभिमान आंदोलन 1925 ईवी, रामास्वामी नायकर मद्रास, सतारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक कार्यकर्ता भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र, महासंदर अंबेडकर महाराष्ट्र के अयप्पन और सी केशवन के नेतृत्व में रेडिकल एझावा, केरल में बिहार में यादव सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए,
फजल-ए-हुसैन पंजाब के तहत संघवादी पार्टी। एक मोड़ के साथ क्रांतिकारी गतिविधि। समाजवाद इस लाइन को अहिंसा पर जोर देने वाले राजनीतिक संघर्ष की राष्ट्रवादी रणनीति से असंतुष्ट लोगों द्वारा अपनाया गया था। यहाँ भी दो किस्में विकसित हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल में सूर्य सेन के अधीन युगांतर अनुशीलन समूह और बाद में चटगांव विद्रोह समूह। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गतिविधि। क्रांतिकारी गतिविधि के लिए आकर्षण क्यों? असहयोग आंदोलन के बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों को गंभीर दमन का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1920 की शुरुआत में कई लोगों को सरकार द्वारा सामान्य माफी के तहत मोंटफोर्ट सुधारों के काम करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने के लिए रिहा कर दिया गया था। जल्द ही गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी और CR दास के अनुनय विनय के तहत कई क्रांतिकारी समूह या तो असहयोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमत हुए या अहिंसक असहयोग आंदोलन को एक मौका देने के लिए अपनी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। हालांकि असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने उनमें से कई लोगों का मोहभंग कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी नेतृत्व की बुनियादी रणनीति और अहिंसा पर इसके जोर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और विकल्प तलाशने लगे। लेकिन चूंकि ये युवा राष्ट्रवादी नहीं थे, स्वराजवादियों के संसदीय कार्य के प्रति आकर्षित हुए या नो चेंजेस के धैर्यवान, नाटकीय, रचनात्मक कार्यों के प्रति आकर्षित हुए, वे इस विचार के प्रति आकर्षित थे कि केवल हिंसक तरीके ही भारत को मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधि को पुनर्जीवित किया गया था। क्रांतिकारी नीतियों के लगभग सभी प्रमुख नेता असहयोग आंदोलन में उत्साही भागीदार थे और इसमें जोगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर और जतिन दास शामिल थे। इस अवधि के दौरान दो अलग अलग क्रांतिकारी समूहों का उदय हुआ, एक पंजाब, यूपी, बिहार में सक्रिय और दूसरा बंगाल में। प्रमुख प्रभाव आए। युद्ध के बाद मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियनवाद का उभार। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्रांति के लिए नए उभरते वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता का दोहन करना चाहते थे। रूसी क्रांति 1917 और खुद को मजबूत करने में युवा सोवियत राज्य की सफलता। नव अंकुरित साम्यवादी समूहों के साथ मार्क्सवाद, समाजवाद और सर्वहारा वर्ग पर जोर। आत्मशक्ति, सारथी और बिजोली जैसे क्रांतिकारियों के आत्म बलिदान की प्रशंसा करने वाले संस्मरण और लेख प्रकाशित करने वाली पत्रिकाएं। उपन्यास और किताबें जैसे सचिन सान्याल द्वारा बंदी जीवन और शरद चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा पाथेर दाबी, एक सरकारी प्रतिबंध जिस पर केवल इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। पंजाब, संयुक्त प्रांत बिहार में इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधि का बोलबाला था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सेना या HRA, बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA कर दिया गया। HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था और इसके स्थान पर भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था, जिसका मूल सिद्धांत वयस्क मताधिकार होगा। काकोरी डकैती अगस्त 1925 HRA की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई काकोरी डकैती थी। पुरुषों ने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक दिया था। लखनऊ के पास अस्पष्ट गांव और इसकी आधिकारिक रेलवे नकदी लूट ली। काकोरी डकैती के बाद सरकार की कार्रवाई में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 17 को जेल में डाल दिया गया, 4 को आजीवन कारावास और 4 बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई। काकोरी एक झटका साबित हुआ।
HSRA काकोरी के झटके को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प। समाजवादी विचारों से प्रेरित युवा क्रांतिकारियों ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के खंडहर में एक ऐतिहासिक बैठक सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के पुनर्गठन के लिए निर्धारित किया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। प्रतिभागियों में भगत सिंह, सुखदेव थापर, जिन्हें हमेशा सुखदेव के नाम से जाना जाता था, पंजाब से भगवती चरण वोहरा और संयुक्त प्रांत से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर शामिल थे। HSRA ने सामूहिक नेतृत्व में काम करने का फैसला किया और समाजवाद को अपनाया अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में। सॉन्डर्स की हत्या, लाहौर, दिसंबर 1928। जब HSRA क्रांतिकारियों ने व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई से दूर जाना शुरू किया था, तब शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की मौत साइमन विरोधी आयोग पर लाठीचार्ज के दौरान हुई लाठी से हुई थी। जुलूस, अक्टूबर 1928 ने उन्हें एक बार फिर व्यक्तिगत हत्या की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने जॉन पी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने सॉन्डर्स को पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था, जो वास्तव में लाला लाजपत राय और उनके अनुयायियों के खिलाफ लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार थे। चंद्रशेखर आजाद ने एक भारतीय कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी, जब उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा करने की कोशिश की, क्योंकि वे भाग गए थे। हालांकि हत्या को इन शब्दों के साथ उचित ठहराया गया था, एक साधारण पुलिस अधिकारी के अयोग्य हाथों से लाखों लोगों द्वारा सम्मानित नेता की हत्या राष्ट्र का अपमान था। यह युवा पुरुषों का बाध्य कर्तव्य था भारत इसे मिटाने के लिए। हमें खेद है कि हमें एक व्यक्ति को मारना पड़ा, लेकिन वह उस अमानवीय और अन्यायपूर्ण आदेश का हिस्सा था जिसे नष्ट किया जाना है। केंद्रीय विधानसभा में बम, अप्रैल 1929। HSRA नेतृत्व ने अब लोगों को इसके बदले हुए उद्देश्यों और क्रांति की आवश्यकता के बारे में बताने का निर्णय लिया है। जनता द्वारा आमतौर पर नागरिकों और विशेष रूप से श्रमिकों की नागरिक स्वतंत्रता को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए कहा गया था। बमों को जानबूझकर हानिरहित बनाया गया था और इसका उद्देश्य बधिरों को सुनाना था। इसका उद्देश्य गिरफ्तार करना और ट्रायल कोर्ट को प्रचार के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना था, ताकि लोग उनके आंदोलन और विचारधारा से परिचित हो सकें। भगत सिंह ने कहा, जब बल को आक्रामक तरीके से लागू किया जाता है तो वह हिंसा होती है और इसलिए नैतिक रूप से अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी वैध कारण को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य होता है। लाहौर षड्यंत्र मामले में क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की गई थी। कई अन्य क्रांतिकारियों पर अन्य मामलों की एक श्रृंखला में मुकदमा चलाया गया। जेल में इन क्रांतिकारियों ने उपवास के माध्यम से भयानक परिस्थितियों का विरोध किया और राजनीतिक कैदियों के रूप में सम्मानजनक और सभ्य व्यवहार की मांग की। जतिन दास अपने अनशन के 63वें दिन पहले शहीद हुए। इन युवा क्रांतिकारियों की रक्षा का आयोजन कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया था। भगत सिंह एक घरेलू नाम बन गया। आजाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास में शामिल थे। 1930 के दौरान पंजाब और संयुक्त प्रांत के कस्बों में हिंसक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला थी। अकेले पंजाब में 1930 में 26 घटनाएं। चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क, में साथी क्रांतिकारियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था की। उनके एक सहयोगी द्वारा धोखा दिया गया। उन्हें और अन्य क्रांतिकारियों को ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया।
आजाद ने बहादुरी से प्रतिरोध किया लेकिन पुलिस के साथ लड़ाई में घायल हो गए। बचने का कोई दूसरा रास्ता न देखकर उसने खुद को गोली मार ली और इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा जिंदा न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोल्ट पिस्टल इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित है। सैंडर्स की हत्या के आरोप में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च को अब शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि तीनों युवक काफी खुशी से आगे बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नीचे जैसे अपने पसंदीदा नारे लगाते हुए फांसी की ओर। बंगाल में 1920 के दशक के दौरान कई क्रांतिकारी समूहों ने अपनी भूमिगत गतिविधियों को पुनर्गठित किया, जबकि कई ने कांग्रेस के अधीन काम करना जारी रखा। इस प्रकार जनता तक पहुंच प्राप्त की और कस्बों और गांवों में कांग्रेस को एक संगठनात्मक आधार प्रदान किया। सीआर दास के स्वराजवादी कार्यों में कई लोगों ने उनका साथ दिया। दास की मृत्यु 1925 के बाद बंगाल कांग्रेस दो गुटों में टूट गई। एक जेम्स सेनगुप्ता के नेतृत्व में अनुशीलन समूह उनके साथ सेना में शामिल हो गया और दूसरा सुभाष बोस युगंतर समूह ने उनका समर्थन किया के नेतृत्व में। पुनर्गठित समूहों की कार्रवाइयों में कुख्यात कलकत्ता पुलिस पर हत्या का प्रयास शामिल था। 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा आयुक्त चार्ल्स टैगोट जे नाम का एक और व्यक्ति मारा गया। सरकार एक नए अध्यादेश से लैस क्रांतिकारियों पर भारी पड़ी। सुभाष बोस सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गोपीनाथ साहा को फांसी दी गई। सरकारी दमन और गुटबाजी के कारण क्रांतिकारियों के बीच क्रांतिकारी गतिविधियों को झटका लगा, लेकिन जल्द ही कई क्रांतिकारियों ने फिर से संगठित होना शुरू कर दिया। नए विद्रोह समूहों में सबसे सक्रिय और प्रसिद्ध सूर्य सेन के अधीन चटगांव समूह था। चटगांव शस्त्रागार छापे अप्रैल 1930 सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक बन गए थे। क्रांतिकारी गतिविधि के लिए उन्हें 1926 से 1928 तक जेल में रखा गया और बाद में उन्होंने कांग्रेस में काम करना जारी रखा। वह चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। वह कहा करते थे, मानववाद एक क्रांतिकारी का एक विशेष गुण है। वह कविता के प्रेमी और टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के प्रशंसक थे। सूर्य सेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के साथ एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करने का फैसला किया ताकि यह दिखाया जा सके कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की सशस्त्र शक्ति को चुनौती देना संभव है। उन्होंने योजना बनाई थी चटगांव में दो मुख्य शस्त्रागार पर कब्जा करने के लिए क्रांतिकारियों को टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट करने और शेष बंगाल के साथ चटगांव के रेलवे लिंक को नष्ट करने के लिए हथियारों की आपूर्ति करने के लिए छापेमारी अप्रैल 1930 में की गई थी और इसमें भारतीय रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले 65 कार्यकर्ता शामिल थे। छापेमारी काफी सफल रही। सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सलामी ली और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। बाद में वे पड़ोसी गांवों में तितर बितर हो गए और सरकारी ठिकानों पर छापेमारी की। फरवरी 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1934 में फांसी दे दी गई। लेकिन चटगांव छापे ने क्रांतिकारी दिमाग वाले युवाओं की कल्पना को जगा दिया और रंगरूटों को एक स्थिर धारा में क्रांतिकारी समूहों में डाल दिया। क्रांतिकारी के नए चरण के पहलू। बंगाल में आंदोलन। कुछ उल्लेखनीय पहलू इस प्रकार थे। विशेष रूप से सूर्य सेन के नेतृत्व में युवा महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी थी। इन महिलाओं ने आश्रय प्रदान किया, संदेश ले गए और हाथ में बंदूक लेकर लड़े। इस चरण के दौरान बंगाल में प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में प्रीतिलता वदेदार शामिल थीं, जो एक छापेमारी करते हुए मर गईं।
कल्पना दत्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया और सूर्य सेन के साथ मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। कोमिला की स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीति चंदेरी ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिसंबर 1931 और बीना दास जिन्होंने दीक्षांत समारोह फरवरी 1932 में अपनी डिग्री प्राप्त करते हुए राज्यपाल पर पॉइंट ब्लैंक फायर किया। व्यक्तिगत कार्रवाई के बजाय औपनिवेशिक राज्य के अंगों के उद्देश्य से सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं के सामने एक मिसाल कायम करना और नौकरशाही का मनोबल गिराना था। हिंदू धार्मिकता के प्रति पहले की कुछ प्रवृत्ति को त्याग दिया गया था और शपथ ग्रहण जैसे कोई और अनुष्ठान नहीं थे, और इससे मुसलमानों की भागीदारी में सुविधा हुई। सूर्य सेन के समूह में सतार, मीर अहमद, फकीर अहमद मियां और चुनू मियां जैसे मुसलमान थे। कुछ कमियां भी थीं। आंदोलन ने कुछ रूढ़िवादी तत्वों को बरकरार रखा। यह व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को विकसित करने में विफल रहा। स्वराजवादियों के साथ काम करने वाले इसका समर्थन करने में विफल रहे। बंगाल में जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का कारण। आधिकारिक प्रतिक्रिया। पहले तो दहशत थी और फिर गंभीर सरकारी दमन। 20 दमनकारी कृत्यों से लैस सरकार ने क्रांतिकारियों पर पुलिस को ढीला कर दिया। चटगांव में कई गांवों को जला दिया गया और कई अन्य पर दंडात्मक जुर्माना लगाया गया। 1933 में जवाहरलाल नेहरू को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 2 साल की सजा दी गई क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवाद की निंदा की थी और क्रांतिकारियों की वीरता की प्रशंसा की थी। वैचारिक पुनर्विचार। भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी संघर्ष के रूपों और क्रांति के लक्ष्यों के संदर्भ में एक वास्तविक सफलता हासिल की। 1920 के दशक के मध्य में पुनर्विचार शुरू हो गया था। एचआरए की संस्थापक परिषद ने क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करने का निर्णय लिया था और एचआरए घोषणा पत्र 1925 ने घोषणा की कि एचआरए उन सभी प्रणालियों के उन्मूलन के लिए खड़ा है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण संभव बनाती हैं। एचआरए के मुख्य अंग रिवोल्यूशनरी ने रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों और जहाज निर्माण और स्टील जैसे भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव दिया था। एचआरए ने श्रमिक और किसान संगठनों को शुरू करने और संगठित और सशस्त्र क्रांति के लिए काम करने का भी फैसला किया था। अपने अंतिम दिनों 1920 के दशक के अंत में के दौरान इन क्रांतिकारियों ने व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई और हिंसा से जन राजनीति की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। बिस्मिल ने अपने अंतिम दिनों में युवाओं से पिस्टल और रिवॉल्वर छोड़ने, क्रांतिकारी साजिशों में काम न करने और खुले आंदोलन में काम करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने, कांग्रेस के नेतृत्व में सभी राजनीतिक समूहों को एकजुट करने का आग्रह किया। बिस्मिल ने साम्यवाद और इस सिद्धांत में विश्वास की पुष्टि की कि प्रकृति के उत्पादों पर प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है। क्रांतिकारी स्थिति का प्रसिद्ध कथन है। भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखित पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब में निहित है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ही भगत सिंह हिंसक और व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई में विश्वास से मार्क्सवाद की ओर चले गए थे और यह विश्वास कि केवल एक लोकप्रिय व्यापक आंदोलन ही एक सफल क्रांति का कारण बन सकता है। दूसरे शब्दों में, क्रांति केवल जनता द्वारा जनता के लिए हो सकती है। इसीलिए भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 को युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करने के लिए क्रांतिकारियों की एक खुली शाखा के रूप में स्थापित करने में मदद की और यह गांवों में शाखाएं खोलना था। भगत और सुखदेव ने छात्रों के बीच खुले कानूनी कार्य के लिए लाहौर छात्र संघ का भी आयोजन किया। भगत और उनके साथियों ने यह भी महसूस किया कि क्रांति का मतलब क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों द्वारा शोषित और दमित वर्गों के जन आंदोलन का संगठन और विकास है।
भगत कहा करते थे, असली क्रांतिकारी सेनाएं गांवों और कारखानों में हैं। फिर व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई की क्या आवश्यकता थी? सबसे पहले, नई विचारधारा का प्रभावी अधिग्रहण एक लंबी और ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जबकि समय की आवश्यकता सोच के तरीके में त्वरित बदलाव थी। दूसरे, इन युवा बुद्धिजीवियों को लोगों को संगठित करने और उन्हें भर्ती करने की क्लासिक दुविधा का सामना करना पड़ा। यहाँ, उन्होंने कार्य द्वारा प्रचार का विकल्प चुनने का फैसला किया, यानी व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई के माध्यम से और क्रांतिकारी प्रचार के लिए एक मंच के रूप में अदालतों का उपयोग करके। क्रांति को फिर से परिभाषित करना। क्रांति अब उग्रवाद और हिंसा के बराबर नहीं रह गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मुक्ति होना था, साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना था, लेकिन उससे आगे एक नया समाजवादी आदेश प्राप्त करना था, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त करना। जैसा कि भगत सिंह ने अदालत में कहा था, क्रांति में जरूरी नहीं कि खूनी संघर्ष शामिल हो, न ही इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कोई जगह हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब चीजों की वर्तमान व्यवस्था से है, जो कि प्रकट अन्याय के आधार पर बदलना चाहिए। भगत ने मार्क्सवाद और वर्ग दृष्टिकोण को पूरी तरह स्वीकार किया। समाज के लिए किसानों को न केवल विदेशी जुए से, बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी खुद को मुक्त करना होगा। उन्होंने यह भी कहा, भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों के श्रम का शोषण करते रहेंगे। यह बहुत कम मायने रखता है कि ये शोषक ब्रिटिश पूंजीपति हैं, ब्रिटिश और भारतीय पूंजीपति गठबंधन में हैं, या विशुद्ध रूप से भारतीय भी। उन्होंने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप से पूंजीवाद और वर्ग वर्चस्व के उन्मूलन के रूप में परिभाषित किया। भगत पूरी तरह से और सचेत रूप से धर्मनिरपेक्ष थे। पंजाब नौजवान भारत सभा के लिए भगत द्वारा तैयार किए गए 6 नियमों में से 2 यह थे कि इसके सदस्यों का सांप्रदायिक निकायों से कोई लेना देना नहीं होगा और वे धर्म को मानते हुए लोगों के बीच सहिष्णुता की एक सामान्य भावना का प्रचार करेंगे। व्यक्तिगत विश्वास की बात है। भगत सिंह ने क्रांतिकारी होने के लिए लोगों को धर्म और अंधविश्वास के मानसिक बंधन से मुक्त करने के महत्व को भी देखा। किसी को अत्यधिक नैतिक शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन आलोचना और स्वतंत्र सोच की भी आवश्यकता थी। सारांश: स्वराजवादी और नो चेंजर्स। स्वराजवादियों ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने या सुधारने के उद्देश्य से परिषद में प्रवेश की वकालत की। परिषद नो चेंजर्स ने संक्रमण काल दौरान रचनात्मक कार्यों की वकालत की। 1920 के दशक के दौरान नई ताकतों का उदय 1, मार्क्सवाद और समाजवादी विचारों का प्रसार 2, भारतीय युवाओं की सक्रियता 3, किसानों का आंदोलन 4, ट्रेड यूनियनवाद का विकास 5, जातीय आंदोलन 6, समाजवाद की ओर झुकाव के साथ क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियां। स्थापित 1924, काकोरी रॉबरी 1925, रीऑर्गेनाइज्ड 1928। सॉन्डर्स की हत्या 1928, केंद्रीय विधानसभा में बम 1929, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की बोली 1929, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आजाद 1931, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 1931। HSRA का विस्तृत दृश्य। बाद के वर्षों में विचारधारा व्यक्तिगत कार्रवाई से दूर चली गई, समाजवादी आदर्शों की ओर। बंगाल में क्रांतिकारियों ने कलकत्ता पुलिस आयुक्त के जीवन पर प्रयास 1924, सूर्य सेन के चटगांव विद्रोह समूह और चटगांव डकैती 1930।